हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में पशु शरीर रचना विज्ञान वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के चैप्टर में हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। सेल वाल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनेली जो है, उन सब का अध्ययन किया था। और ये जो है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि सेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्योंकि आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन को आप तभी अच्छी तरह से समझ पाओगे जब आपको सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, सेल ऑर्गेनेली क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के पार्ट्स क्या है, उनके बारे में आपको जब आप अच्छी भली प्रकार से उससे आप परिचित हो जाओगे तो ये आज का लेक्चर जो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर हमारा है सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब होता है, आपने पढ़ा कि सेल की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो है सेल, यानी सेल का मतलब साइटो। और अब एक सेल जो है उसका जब आगे डिवीज़न होता है, सेल का जब आगे डिवीज़न होता है या मल्टीप्लाई होती है सेल जो है, एक सेल से एक कोशिका की दो कोशिकाओं में विभाजित होना कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी एक कोशिका से दो या दो से ज़्यादा कोशिका जब बनती है तो उसको कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न बोलते हैं। अब ये सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है? सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है बॉडी में, पशु शरीर में या मानव शरीर में? क्योंकि जो सेल से ही बॉडी बनती है। जैसे आप लोग इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जैसे जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, ये एक प्रकार का कैंपस है या एक घर है। इस तरह से हमारा शरीर भी एक घर की तरह है। और ये जो है घर किससे बना है? ये ईंटों से बना है। यानी ईंट जो है इस घर की सबसे छोटी इकाई है। इसी तरह से हमारे शरीर की छोटी इकाई है सेल, यानी ईंटों से हम दीवार बनाते हैं। उसी तरह से हमारे सेल जो है, एक प्रकार के सेल जो है वो मिलके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू जो है वो मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे ईंटें हैं, ईंटों से हम जब आगे बनाते हैं तो दीवार बनाते हैं, फिर हम एक कमरा बनाते हैं, तो अलग अलग रसोई बनाते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर के जो ऑर्गन है वो टिश्यू से बनते हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, हाथ है, पाँव है, पेट है, आँखें हैं, कान है, नाक है, यानी ये सारे जो जितने अपने ऑर्गन हैं वो सब सेल से ही बनते हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। जब पूरे ऑर्गन बन जाते हैं तो पूरा शरीर बन जाता है। तो ये इस प्रक्रिया के लिए सेल का डिवाइड होना जरूरी है। अगर सेल डिवाइड नहीं होगी तो आगे फिर टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं बनेंगे तो शरीर नहीं बनेगा। तो शरीर को बनाने के लिए, यानी इसको हम बोलते हैं प्रजनन क्रिया जो होती है, उसके बाद में विभाजन के बाद में वृद्धि होती है शरीर की वृद्धि होने के लिए सेल का डिवीजन होना जरूरी है। रीजनरेट का मतलब सेल से दूसरी सेल का पैदा करना, उसको रीजनरेशन बोलते हैं। तो और प्रजनन के लिए मतलब एक जीव से दूसरा जीव पैदा करने के लिए भी सेल डिवीजन होना आवश्यक है। तो ये सेल डिवीजन इसलिए आवश्यक है। इस सेल डिवीजन को हम मोटे तौर पे 3 भागों में बांट सकते हैं। जो सेल डिवीजन होता है उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है असूत्री विभाजन। असूत्री का मतलब होता है माइटोसिस का मतलब है समसूत्री विभाजन, और एमाइटोसिस का मतलब है असूत्री या असमसूत्री विभाजन। सेकंड होता है समसूत्री विभाजन, जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। और तीसरा प्रकार होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम बोलते हैं मियोसिस, MEIOSIS।
MYOSIS, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अब हम एक एक विभाजन को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आपने स्टार्टिंग में जब हमने ये सेल को शुरू किया था तो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक कौन से होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें एक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल होती है, उसके अंदर उनकी बॉडी जो है एक सेल की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो है वो क्लियर नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। वैसे आप ये मानो न्यूक्लियस होता नहीं है। और उस प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो असूत्री विभाजन है, एमाइटोसिस, वो विभाजन होता है। इस विभाजन में प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से जानवर आते हैं या जंतु आते हैं, उसमें आते हैं हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल जिसे बोलते हैं, एल्गी यानी जो समुद्रों में पाई जाती है, ये भी एक कोशिकीय जंतु है। एल्गी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद में आता है प्रोटोजोआ या माइकोप्लाज्मा जैसे बोलते हैं। तीन जो है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये तीन जो है ये किसके उदाहरण है, ये प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। और यूकैरियोटिक में हम इंसान आते हैं, जानवर आते हैं, और भी आपको जैसे चीज़ें कई उदाहरण बताए थे। तो असूत्री विभाजन जो है वो केंद्रक के दीर्घीकरण से, यानी केंद्रक बड़ा हो जाता है। केंद्रक, इस विभाजन में केंद्रक का बड़े होने से शुरू होता है। केंद्रक जो है पहले बड़ा होता है। इसमें जो सेल का केंद्रक है वो बड़ा होकर उसके मध्य में एक कंस्ट्रिक्शन सा आ जाता है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक सेल है और अगर इसमें यूं कंस्ट्रिक्शन आएगा, इस तरह से कंस्ट्रिक्शन, ये देखो बीच में ये पिचक गई, यानी न्यूक्लियस जो है वो बीच में पिचक जाता है, इस तरह से उसको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। कंस्ट्रिक्शन ऑफ न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस बड़ा होता है फिर उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है, जिससे ये डंबल के आकार में, डंबल नहीं देखा, डंबल होता है जैसे डंबल आपने पीटी में किया हुआ डंबल, उस डंबल के आकार के में होकर दो केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। केंद्रक जो है उसके दो केंद्रक बन जाते हैं, एक केंद्रक के दो केंद्रक बन जाते हैं। इसके पश्चात जो कोशिका है, प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका है वो मिडिल में संकुचित होकर, वो भी मध्य में संकुचित हो जाती है इस तरह से। मतलब सेल जो है, इस तरह सेल है वो मिडिल में से संकुचित हो जाएगी और दो डॉटर सेल बना देगी, यानी वो बीच में संकुचित तो अलग अलग हो जाएगी और दो सेल बन जाएगी। यानी एक पेरेंट सेल, जो एक सेल थी पहले, उसको हम बोलते हैं पेरेंट या मातृ कोशिका, और उसके डिवाइड होने से दो कोशिका बनती है उस जैसी, उसके दो कोशिका विभक्त होता है, केंद्रक दो में विभाजित हो जाता है, फिर कोशिका विभाजित हो जाती है, उसको बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन होता है सेल का। तो ये पहला टाइप था सेल का। सेकंड जो है वो होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब है माइटोसिस। माइटोसिस की जो खोज है, माइटोसिस की खोज जो है वो बुस्ली ने की थी, बुस्ली वैज्ञानिक था, उसने की थी। और माइटोसिस का नाम जो है, इसका नाम माइटोसिस जो है वो वाल्दर फ्लेमिंग ने दिया था। वाल्दर फ्लेमिंग नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसका नाम दिया था। और ये जो माइटोसिस विभाजन है ये सोमेटिक सेल में पाया जाता है, यानी कायिक कोशिकाओं में, जो इंसान की, जानवरों की बॉडी की जो सेल्स होती है, जैसे मान लो लीवर सेल, लीवर बॉडी है, बॉडी का पार्ट है, कायिक उसका एक अंग है। कायिक का मतलब काया या शरीर का मतलब है, तो उसके शरीर की जो सेल्स होती है उनमें माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री का मतलब होता है कि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, वो जब माइटोसिस
विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। एक सेल से जब दो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती है तो बिल्कुल अपनी जो पेरेंट सेल होती है उसके जैसी ही होती है बिल्कुल। अगर उनमें गुणसूत्रों की संख्या अगर 46 है तो इनमें भी दोनों में 46 ही होगी, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब ये इससे पहले हम समसूत्री विभाजन पढ़ते उससे पहले हम कोशिका चक्र को पढ़ते हैं। कोशिका चक्र क्या है, यानी सेल साइकिल किसे बोलते हैं। यानी कोशिका विभाजन जो है वो एक चक्रीय प्रक्रिया यानी एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल चलता है इसका। जो सेल डिवीजन है ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं होती हैं। कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक होती है इंटरफेज या अंतरावस्था जिसको बोलते हैं, इंटरफेज या अंतरावस्था, और एक हो जाए विभाजन प्रावस्था यानी डिवीजन फेज जिसको एम फेज भी बोलते हैं। तो इंटरफेज जो स्टेज है ये कोशिका में एक विभाजन, जब एक कोशिका विभाजित हो जाती है फिर वो जो कोशिका के सेल बनते हैं दो में विभाजित होते हैं, तो वो जो डॉटर सेल्स है वो जब नेक्स्ट विभाजन के लिए तैयारी करते हैं, यानी एक विभाजन से दूसरे विभाजन के प्रारंभ, यानी एक विभाजन खत्म होता है और दूसरा विभाजन जो शुरू होता है तो उसके बीच का जो अंतराल होता है, समय अंतराल जो बोलते हैं, उसको इंटरफेज या अंतरावस्था बोलते हैं। अब इस अंतरावस्था का मतलब है कि इस टाइम में सेल जो है वो नेक्स्ट डिवीजन के लिए तैयारी करती है। कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हम तैयारी करते हैं। जैसे मान लो आप लोग जो है परीक्षा किसी क्लास में पढ़ते हो तो जो आप पढ़ाई करते हो वो आपकी अंतरावस्था हो गई। नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले जो आप पढ़ाई करते हो अंतरावस्था, जो आप पेपर देते हो बताते हो कि मैंने ये कर लिया, दिखाते हो करके, वो आपका डिवीजन मान लो आप। सेल डिवीजन ऐसे होता है, सेल एक सेल दो में बदलती है, उससे पहले वो उसकी तैयारी करती है उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए डिवीजन के लिए, वो तैयारी करते हैं, उसको अंतरावस्था बोलते हैं। ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब जो ये अंतरावस्था होती है इंटरफेज, इसकी भी 3 सब स्टेज होती है, उप अवस्था होती है इसकी 3। वो कौन कौन सी होती है, एक होती है G1, एक होती है S और एक होती है G2। यानी G1 अवस्था को हम गैप 1 बोलते हैं, गैप 1 अवस्था या गैप 1 फेज बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, यानी डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ जो होते हैं उनका संश्लेषण होता है। यानी G1 फेज में क्या होता है, आपके इंटरफेज की G1 स्टेज में डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण होता है। ये सबसे लंबी स्टेज है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड स्टेज आती है एस स्टेज, यानी सिंथेटिक या एस फेज बोलते हैं इसको, एस फेज यानी सिंथेटिक फेज। इस अवस्था में कोशिका के अंदर सारे डीएनए का संश्लेषण होता है। जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसका संश्लेषण होता है। इसकी मात्रा जो है वो दुगनी हो जाती है, जो इसकी मात्रा है वो डबल हो जाएगी, तथा स्टोन और प्रोटीन का निर्माण भी हो जाता है। स्टोन प्रोटीन जो है उसका निर्माण हो जाता है। प्रोटीन जो है स्टोन टाइप की होती है, उसका निर्माण हो जाता है। यानी इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण हो जाता है और इसकी मात्रा जो है वो डबल हो जाती है। स्टोन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, स्टोन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। फिर आती है थर्ड स्टेज जो है वो है G2 स्टेज। पहले G1 थी, अब ये थर्ड स्टेज G2 है, यानी गैप 2 या G2 फेज बोलते हैं इसको। इस अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी जो कोशिका विभाजन में आवश्यक आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, उनका संश्लेषण जो है उस G2 अवस्था में होता है। यानी ये इंटरफेज की 3 उप अवस्थाएँ हैं जिनमें अलग अलग जो चीज़ों का संश्लेषण होता है। यानी
ये जो है नेक्स्ट स्टेज में जो सेल डिवीज़न एक्चुअल में होता है उसकी तैयारी का टाइम है ये। इसको इंटरफेज बोलते हैं। तो इसकी 3 उप अवस्थाएँ मैंने आपको बता दी। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है कि कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो उसकी 2 अवस्थाएं, एक इंटरफेज अवस्था होती है, एक डिवीज़न फेज होता है, यानी डिवीज़न फेज होता है। तो इंटरफेज जो है वो 2 डिवीज़न के बीच में सेल जो तैयारी करती है, अगर उसको इंटरफेज बोलते हैं। और डिवीज़न फेज जो है वो एक्चुअल डिवीज़न है। तो अभी इसको आप G1 स्टेज, S स्टेज और G2 स्टेज जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसको आपको भली प्रकार से समझ के याद करना है। अब आता है डिवीज़न फेज, यानी हमने कोशिका चक्र का जो इंटरफेज है वो पढ़ लिया। अब हम अध्ययन करेंगे कि भाई विभाजन अवस्था या डिवीज़न फेज क्या है। इस अवस्था में सेल का डिवीज़न होता है। तो ये सेल का डिवीज़न जो है वो दो प्रकार से होगा, दो स्टेजेस में होता है। यानी एक स्टेज में तो केंद्र का विभाजन होता है, यानी न्यूक्लियस का विभाजन होता है। उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं या जीव द्रव्य, उसका विभाजन होता है। यानी 2 विभाजन होते हैं। पहला न्यूक्लियस का विभाजन होगा, फिर सेल के कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब ये जो समय जो लगता है इनमें, सेल के डिवीज़न में लगने वाला समय जो है वो सभी सेल्स में, सभी प्रकार के सेल्स में अलग अलग होता है। टाइम भिन्न भिन्न होता है। यानी किसी में अगर सेल में 24 घंटे लगते हैं तो किसी में 20 मिनट में सेल डिवाइड हो जाती है, किसी में 8 घंटे लगते हैं, किसी में 4 घंटे लगते हैं। तो ये अलग अलग सेल में अलग अलग टाइम होता है विभाजन होने का। अब हम पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन। हमने ये सेल साइकिल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। ये माइटोसिस जो है ये क्या है। तो माइटोसिस जो है ये समसूत्री विभाजन है जो कायिक कोशिकाओं में होता है। सेल, शरीर की जो सेल की जो पूरी बॉडी की जो पूरी सेल होती है उनमें ये विभाजन होता है। और इस विभाजन की विशेषता ये है कि एक सेल जो है वो बिल्कुल अपने जैसी ही 2 सेल पैदा करती है, यानी डिवाइड होकर 2 सेल अपने जैसी ही बनाती है, जिनका अगर वो एक सेल है उसके अंदर अगर 46 गुणसूत्र है तो जो डॉटर सेल बनेंगी 2, उनमें भी 46 ही गुणसूत्र होंगे। और वो मॉर्फोलॉजिकली यानी संरचना में, लंबाई मोटाई में भी बिल्कुल दोनों सेल एक जैसी होगी, जो मातृ सेल के बराबर होगी। तो इसको सबसे पहले इसकी खोज की थी बुस्टली ने। और इसका माइटोसिस नाम जो है, सेल का डिवीज़न का नाम माइटोसिस, वो सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया था। वाल्टर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने, ये भी याद करना जरूरी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें 2 अवस्थाओं में बांटते हैं इसको। पहला होता है केंद्रक विभाजन, फिर होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इसको आप जो है समझने के लिए पहले इसका केंद्रक विभाजित होगा। तो केंद्रक विभाजन की जो इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जो सेल डिवाइड होती है यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, क्योंकि उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं और इसको न्यूक्लियस को कैरियोन बोलते हैं। तो ये कैरियोकाइनेसिस हो गया। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, और कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म, सेल का जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, उसका विभाजन होता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो केंद्रक विभाजन जो है, पहले हम केंद्रक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन जो है उसको 4 उप अवस्थाओं में बांटते हैं। ये आपके पेज नंबर 29 पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। इसको आप जब ये लेक्चर सुनो तो आप अपनी बुक जो है सामने रखना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। पेज नंबर 29 में क्या है कि जो न्यूक्लियस का जो डिवीज़न होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस जिसे बोलते हैं, उस स्टेज में इसकी 4 उप अवस्थाएं होती हैं। स्टेज की
सब स्टेज है 4। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी इसको PMAT बोल सकते हैं, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब ये इसमें दे रखा है लेट इंटरफेज। इंटरफेज मतलब वो बीच का टाइम है जब सेल जो है अपनी तैयारी करती है। तो इसमें लेट इंटरफेज में सब कुछ जो है ना सेल में डिवाइड होने के लिए तैयारी पूरी हो जाती है। और फिर आता है प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ये 2 सब स्टेज है इसकी, प्रोफेज की, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, ये जो अवस्था है प्रोफेज वाली अवस्था, ये केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है। यानी इसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो है वो धागों के रूप में पड़े होते हैं, उनका संघनन शुरू हो जाता है, यानी वो आपस में कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अलग अलग है तो फिर एक संघनन, जैसे अलग है तो वो संघनन का मतलब मिल जाते हैं आपस में। तो गुणसूत्रों का संघनन होता है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल आपने पढ़ा होगा, इसमें सेंट्रोजोम होता है। एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। और सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन में काम आने वाला मुख्य ऑर्गेनेल है सेल का। तो सेंट्रियोल जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर, मतलब 2 ध्रुव होते हैं, तो वो सेंट्रोजोम के 2 सेंट्रियोल जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, 2 विपरीत दिशाओं में गति करने लगते हैं। ये आपके इस जो लेट प्रोफेज है उसमें ऊपर की साइड में दे रखा है सेंट्रियोल। केंद्रक कला यानी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, ये दोनों लुप्त होने लगते हैं। यानी ये लुप्त होने लग जाते हैं, यानी ये अब बाद में दिखाई नहीं देते हैं, ये डिजोल्व होने लगते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड फेज आती है मेटाफेज। मेटाफेज फेज में क्या है, गुणसूत्र जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट यानी जो मध्य की पट्टिका है वहाँ पे ये एकत्रित होकर मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। ये चीज़ें जो है आपको जब आपकी क्लास से लगेगी तब आपको मैं अच्छी तरह समझा पाऊँगा। वैसे आप डायग्राम में अगर देखोगे तो जो अर्ली मेटाफेज है, अर्ली मेटाफेज में आप देखोगे तो ये 2 सेंट्रियोल जो है ये दोनों विपरीत दिशाओं में चले गए हैं और बीच में जो है वो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट यानी रेखीय पट्टी बना ली उन्होंने और वहाँ पे ये जो है गुणसूत्र जो है वो वहाँ पे चले गए। और यहाँ पे गुणसूत्र जो विषुवत रेखीय पट्ट पे चले गए और स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो गया। ये बीच में तर्कु तंतु दिख रहे हैं आपको, इनका निर्माण हो जाता है, तर्कु तंतुओं का निर्माण हो गया। तो ये फेज थी मेटाफेज। अब आती है एनाफेज। एनाफेज जो है, अगर आप लेट एनाफेज और एनाफेज स्टेज जो है ये लेट मेटाफेज के बाद में स्टेज एनाफेज है। इस एनाफेज में सेंट्रोमियर के लंबवत विभाजन से उसका लंबवत विभाजन हो जाता है। लंबवत विभाजन ये आपने इसमें देख रहे हो आप, ये लंबवत विभाजन हो गया इनका, यानी लंबाई में इनका विभाजन हो गया। तो एक पार्ट एक साइड में चला गया, दूसरा साइड दूसरी साइड में चला गया। तो ये जो है तर्कु तंतु जो है, ये स्पिंडल फाइबर्स जो है, इनकी गति के कारण या संकुचन के कारण जो है ये विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। कौन? गुणसूत्र जो है। और ये सामान्यतः केंद्रक विभाजन की सबसे छोटी स्टेज होती है। ये केंद्रक विभाजन की सबसे छोटी स्टेज होती है, जबकि प्रोफेज जो है वो सबसे बड़ी स्टेज होती है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी जो है वो शॉर्टेस्ट फेज जो है वो एनाफेज है और लॉन्गेस्ट फेज जो है वो प्रोफेज है। अब आता है टीलोफेज। जो लास्ट वाली स्टेज है वो है टीलोफेज। टीलोफेज में केंद्रिका और केंद्रक कला जो प्रोफेज में लुप्त हो गई थी वो दोबारा बढ़ने लग जाती है, वो दोबारा बढ़ने लग जाती है। और गुणसूत्र जो है वो
वापस क्रोमेटिन का निर्माण कर लेते हैं। जैसे पहले वो अलग अलग हो गए, संघनित हो गए थे, गुणसूत्र दिखने लगे थे, अब ये जालिका के रूप में आ जाएंगे वापस, जो जालिका के रूप में उनका क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। फिर क्रोमेटिन जालिका का निर्माण कर लेते हैं। कोशिका, अब ये तो हो गया गुणसूत्र का विभाजन, दो गुणसूत्र बन गए, मतलब गुणसूत्र सॉरी दो न्यूक्लियस बन गए। न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, लेट टेलोफेज में देखो आप, न्यूक्लियस दो बन गए, एक जैसे दो न्यूक्लियस बन गए। लेकिन इस न्यूक्लियस के विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन भी, दोनों ध्रुवों के मध्य कोशिका द्रव्य जो है वो भी संकीर्ण प्रारंभ हो जाता है उसका। संकीर्ण मतलब जैसे ये सेल है, इसके दो ध्रुव है, ये एक ये ध्रुव हो गया, एक ये ध्रुव हो गया, ये दो ध्रुव हो गए, इनके बीच में संकीर्ण शुरू हो जाता है इस तरह से, और ये एकदम मिलके फिर ये अलग हो जाता है। तो दो कोशिका जो है, कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं या दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो दोनों, जो इनका पेरेंटल सेल है, जिस सेल का डिवीजन हुआ था उस जैसी ही दो सेल बन जाती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। जो दोनों सेल में, जो पहले मातृ सेल में थी वही गुणसूत्रों की संख्या में होती है। तो ये एक जैसी दो सेल बन गई, फिर दो से डिवाइड होकर चार बनती है, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। यानी ये जो माइटोसिस वाला सेल डिवीजन है ये सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है, और ये सतत प्रक्रिया है, प्राणी में चलती रहती है। तो समसूत्री विभाजन का क्या महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों होता है? एक तो शरीर की वृद्धि करने के लिए होता है, शरीर की वृद्धि। अगर मान लो जाइगोट है, जाइगोट से फिर क्या एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा तो उसमें सेल डिवीजन होगा, फिर क्या जब बच्चा पैदा होगा तो उसके जो ऑर्गन है उनको बढ़ोतरी के लिए फिर वृद्धि करता है, तो जो सेल डिवाइड होते रहेंगे, सेल मात्रा में बढ़ेंगे तो उनके ऑर्गन जो है बढ़ेंगे, और फिर वो मैच्योर हो जाएगा। और पुनरुद्धरण के लिए, यानी कोई चीज़ अगर ख़त्म हो गई है तो उसको दोबारा तैयार करना है, कहीं घाव हो गया तो उस घाव को भरने के लिए भी ये सेल डिवीजन जो है आवश्यक है। कोशिका का नियमित आकार बनाए रखने के लिए भी ये जो सेल डिवीजन है ये जरूरी है, क्योंकि एक कोशिका डिवाइड होकर अपने जैसी ही दो कोशिकाएं बनाती है। तीसरा है संतति कोशिका में, जो एक सेल डिवाइड होकर दो में डिवाइड होती है, तो दोनों सेल में जिस सेल से ये डिवाइड हुई है उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनाए रखने के लिए ये माइटोसिस जो है वो आवश्यक है। ये हो सकता है आपको अभी मैं समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोशिश करना कि इसको अच्छी तरह से पढ़ के याद करना, फिर आपको जब जैसे यहाँ आओगे तो आपको क्लास में और अच्छी तरह से समझाएंगे। आज हम सिर्फ माइटोसिस तक ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।